जो ये गैप अप आया ना 10 से 15 रुपीज़ का, इसी चीज़ को हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये गैप अप क्यों आया एंड आईपीओ अच्छा है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करें। सो लेट्स गो फॉर दैट। देखो, बिफोर अप्लाइंग इन एनी आईपीओ हमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूर चेक करने चाहिए, लाइक बिजनेस मॉडल की, कंपनी क्या करती है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं, मींस फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ रिवेन्यू ग्रोथ की, मतलब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या स्टेबल है या कम हो रही है, राइट। अब एक फैक्टर होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग एंड ऑल, ओके। अब एक एक फैक्टर और होता है जिसका नाम होता है जीएमपी। जीएमपी स्टैंड्स फॉर ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखो, ये फैक्टर को ना अभी के लिए ऐसा समझो कि ये प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, बट अगर जीएमपी अच्छा होना तो प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं, ओके। अब इन सब के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक डेप्ट, की कंपनी पे कोई डेप्ट है या नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, ओके। अभी के लिए सिर्फ हम एक ब्रीफ ओवरव्यू कर रहे हैं। हम ना एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में हर फैक्टर को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, ताकि आप समझ सको कि प्रोफेशनल्स आईपीओ को कैसे इवैल्यूएट करते हैं बिफोर अप्लाइंग, ओके। देखो, लिस्टिंग डे पर प्राइस इंक्रीज या गैप अप होना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक मार्केट सेंटीमेंट, की मार्केट कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। हाई इन्वेस्टर डिमांड, हाई इन्वेस्टर डिमांड मतलब कि जो डिमांड है टुवर्ड्स दी आईपीओ वो कैसी है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, ठीक है। एंड मार्केट के ट्रेंड्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। एंड जीएमपी, जीएमपी भी हमने समझा। एंड इनके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं लाइक क्यूआईबी, बट जब हम एक स्पेसिफिक वीडियो को कवर करेंगे ना कि आईपीओ गुड है या नहीं, तो इन सब फैक्टर्स के लिए ना आपको क्लैरिटी और आएगा एंड प्रैक्टिकली इन सबको ना इम्प्लीमेंट करना और ईजी हो जाएगा, ओके। तो टिल नाउ अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि ये फैक्टर्स होते हैं जिससे वो गैप अप इम्पैक्ट हुआ, ओके। अब समझते हैं आईपीओ बेसिकली लॉन्च कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि वो पब्लिक से पैसा रेस करना चाहती है। उसके बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपॉइंट करती है जो आईपीओ प्रोसेस मैनेज करते हैं, ओके। फिर कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है सेबी के पास, ओके। अब डीआरएचपी फाइल होने के बाद सेबी इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है एंड फिर अगर वो डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है ना, अप्रूवल के बाद कंपनी प्राइस बैंड और आईपीओ की ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स अनाउंस करती है। फिर इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद डिमांड के बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर्स एनएससी पर लिस्ट होंगे, बीएससी पर, या दोनों पर, ओके। और फाइनली लिस्टिंग डे आता है जब शेयर्स एक्सचेंज पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है आईपीओ को लॉन्च करने का। जब हम आईपीओ का लॉन्चिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे ना, तो अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने बोला था कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है। अब समझते हैं कि डीआरएचपी क्या होता है। देखो, डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी को सबमिट करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, लाइक कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस की डिटेल्स, कंपनी के ऊपर डेप्ट है या नहीं है, अगर है तो कितना है, रिस्क फैक्टर्स, और आईपीओ को रेज करने का पर्पस क्या है, ओके। अब सेबी ना इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है और चेक करता है कि सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ओके। अब जब सेबी से अप्रूवल मिलता है ना, तो इसका ना एक फाइनल वर्जन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं आरएचपी। आरएचपी स्टैंड्स फॉर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सिंपल वर्ड्स में समझो, डीआरएचपी एक ड्राफ्ट वर्जन होता है एंड आरएचपी उसी ड्राफ्ट वर्जन का फाइनल वर्जन होता है जो पब्लिक के लिए रिलीज किया जाता है। अगर आप किसी आईपीओ को सीरियसली एनालाइज करना चाहते हो ना, तो डीआरएचपी या आरएचपी फाइल को पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करता है। आईपीओ में मेनली 3 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं। सबसे पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर। ये नॉर्मल पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं। इनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 2 लाख तक, ओके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यूजली 1 लॉट पर होता है और लॉट साइज कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर हम शेयर मार्केट में नॉर्मल कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिंग या जो भी, तो वहाँ पर हम 1 शेयर, 2 शेयर, जितना हम लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। बट इन आईपीओ कंपनी ने ना लॉट बना रखे होते हैं, मतलब एक लॉट में 20 शेयर हैं, तो उसमें हमें एक लॉट मिनिमम लेना ही पड़ता है टू अप्लाई इन दैट आईपीओ, ठीक है। मतलब उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है। अगर कंपनी ने एक लॉट के अंदर 20 शेयर बना रखे हैं ना, तो आपको मिनिमम 20 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे, मतलब एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था कि एक लॉट के अंदर 20 शेयर हैं। कभी कभार एक लॉट के अंदर 200 शेयर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसे प्राइस बैंड रखा है और कितना लॉट साइज रखा है, ओके। अब सेकंड कैटेगरी आती है एचएनआई, दैट इज़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट
2 लाख से ऊपर होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली रिटेल कैटेगरी से अलग हो जाते हैं। ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनका मैक्स इन्वेस्टमेंट 2 लाख होता है, एंड जो एचएनआई होते हैं उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख होता है या उससे ऊपर होता है, मैक्सिमम जितना भी, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी आती है क्यूआईबी, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। बेसिकली ये ना लार्ज अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये होता है क्यूआईबी, ठीक है। अभी तक हमने 3 कैटेगरी डिस्कस करी, रिटेल, एचएनआई एंड क्यूआईबी। देखो, हर कैटेगरी के लिए ना आईपीओ में अलग अलग कोटा रिजर्व होता है, इसलिए अलॉटमेंट भी ना कैटेगरी वाइज होता है। ओके, अब बात करते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो यार, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना टू इनिशिएट विद द थिंग्स, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट आउट। सबसे पहले तो यार देखो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, एंड ना यार हर ट्रेडिंग ऐप में ना एक डेडिकेटेड आईपीओ सेक्शन होता है, फिर उसे ओपन करो, ठीक है। अब जो भी आईपीओ उस टाइम पर ओपन होगा ना उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अब उसमें लॉट साइज़ चूज़ करो, 1 लॉट लेना है या 2 लॉट लेना है, उसके बाद क्या प्राइस पे आपको लॉट लेना है वो चूज़ करो, ठीक है। एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अगर आपने यूपीआई मेथड यूज़ करा है ना तो आपको यूपीआई मैंडेट अप्रूव करना होगा, दैट्स इट। इसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिससे आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ओके, आईपीओ में ना पेमेंट करने के ना 2 मेन मेथड्स होते हैं, दैट इज़ यूपीआई मेथड और एसबा मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूपीआई मेथड। देखो, इसमें ना आप अपने ब्रोकर ऐप से आईपीओ अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ना आपको यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। अब आप अपनी यूपीआई ऐप में जाकर उस मैंडेट को अप्रूव करते हो, अप्रूवल के बाद ना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ को नोट करना, जितने अमाउंट का आपको मैंडेट है ना उतना अमाउंट आपके बैंक में होना भी चाहिए जिससे आप उसको ब्लॉक कर सको। अब दूसरा मेथड होता है एसबा मेथड। एसबा का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें आप डायरेक्टली अपने बैंक के नेट बैंकिंग आईपीओ सेक्शन से अप्लाई करते हो, ये बैंक ब्रांच के थ्रू फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एंड बैंक ही आपका अमाउंट ब्लॉक करता है, ठीक है। ये तो 2 मेथड्स होते हैं आईपीओ में पेमेंट करने का, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये समझना कि इसमें ना आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होता अप्लाई करने के बाद, वो ब्लॉक होता है, ठीक है। अब ब्लॉक इन अ वे, जिस दिन आपका अलॉटमेंट डे होगा ना, कि जिस दिन आपको पता लगेगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, उस दिन अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता ना तो जो आपने पैसा ब्लॉक करा था ना वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आईपीओ में पेमेंट करने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि चीज़ें समझ आई हूँ, एंड अगर कोई डाउट हो तो यार यू कैन आस्क इन कमेंट्स, एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।